इस कहानी की शुरुआत में हमें मिस्र में हो रही एक कार्स रेस को देखते हैं, जहां पर सारे प्लेयर्स एक दूसरे को पीछे छोड़कर रेस जीतने कोशिश कर रहे थे। इस रेस में चैरियट नाम का एक खिलाड़ी भी शामिल था, जो इससे पहले बहुत सी रेस जीत चुका था और रास्ते में आने वाली सारी हर्डल्स को पार करके लगातार आगे बढ़ रहा था। अब रेस के दौरान जब दो खिलाड़ी चैरियट को दोनों तरफ से घेर कर उसकी गाड़ी को डैमेज करने कोशिश करते हैं, तो चैरियट बड़ी चालाकी से अपने गाड़ी को रोक लेता है, जिससे वो दोनों खिलाड़ी आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं और चैरियट आगे निकालकर यह रेस जीत जाता है। लेकिन रेस के दौरान घोड़ा गाड़ी डैमेज होने की वजह से उसका एक पहिया बाहर निकाल जाता है और गाड़ी के साथ दूर जाकर गिरता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हम इस दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो मिस्र के अंदर मौजूद मिस्र के प्राचीन शास्त्र की मम्मी को देख रहा होता है, ताकि उन्हें अपने म्यूजियम में लगा सके। इससे पहले कि सिल्वेस्टर पिरामिड के अंदर जाता, उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जिन्हें लगता है कि आज सिल्वेस्टर डेट पर जाने वाला है, इसलिए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन सिल्वेस्टर इस समय अपने काम में बिजी था और अपने मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने मुंह से बोल देता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और कॉल कट कर देता है। इसके बाद से सिल्वेस्टर एक दरवाजा दिखाते हुए बताता है, इस दरवाजे के पीछे राजकुमारी नेफॉर की कब्र है, और फिर अपने दोनों असिस्टेंट को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। सिल्वर स्टार जब अपने दोनों असिस्टेंट के साथ राजकुमारी नेफॉर की कब्र के पास पहुंचता है, तो राजकुमारी नेफॉर की ताबूत देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो ताबूत खोलता है तो देखता है कि राजकुमारी नेफॉर का ताबूत अंदर से पूरी तरह से खाली था। यह देखकर सिल्वेस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर सिल्वेस्टर को पता चलता है कि धरती के अंदर पाताल लोक में जिंदा मम्मीज का एक पूरा शहर मौजूद है, जहां पर मिस्र के सारे लोग मर जाने के बाद मम्मीज बनाकर पिरामिड के अंदर दफना दिया गया था, वो शहर में रहते हैं। जिंदा मम्मीज के शहर के बारे में जानकर काफी खुश था। यह एक ऐसी खोज थी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब सिल्वेस्टर सोच रहा था कि पटल लोक में इसकी दुनिया से जाने का रास्ता कहाँ है। तभी उसे एक कीड़ा दिखाई देता है, जो पास में मौजूद एक सीक्रेट हाथ से सिम होते हुए वहाँ से भाग रहा था। सिल्वेस्टर समझ जाता है कि राजकुमारी नेफॉर की मम्मी भी इस जगह पर होगी जहाँ पर वो कीड़ा जा रहा है। वह कीड़े से होते हुए पाताल लोक में मौजूद कमरे में आ जाता है, जहाँ पर मिस्र के सारे मम्मीज एक अंडरग्राउंड सिटी में रहा करते थे, जहाँ पर चैरियट के फैन उसकी रेस की काफी प्रशंसा कर रहे थे। चैरियट की एक लेडी फैन उसके पास आ जाती है और एक शीशे की मदद से अपना और चैरियट का एक साथ में एक स्केच बनाती है, क्योंकि मम्मी वर्ल्ड में स्मार्टफोन मौजूद नहीं थे ताकि वो अपनी सेल्फी ले सके। अब वो लेडी उससे पूछती है कि आपने रेस क्यों छोड़ दी, तो वो कहता है कि मैंने इसीलिए रेस छोड़ दी ताकि दूसरों को जीतने का मौका मिल सके। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रेस के दौरान हुए हादसों की वजह से वह पूरी तरह से डर चुका था। अब सभी फैन जब वहाँ से चले जाते हैं तो चैरियट का छोटा भाई उससे पूछता है कि आप दोबारा से रेस क्यों नहीं खेलते, आप चैंपियन हैं, आप यह कर सकते हैं। लेकिन चैरियट कहता है कि मैं दोबारा से रेस नहीं कर सकता और वापस जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चैरियट जब सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में आता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोड पर तेजी से आ रहे घोड़ा गाड़ी की वजह से वह रोड पार नहीं कर पा रही थी। चैरियट उस औरत की मदद करता है और उसे रोड के उस पार ले आता है, लेकिन उस औरत की सब्जी की टोकरी पीछे छूट गई थी और चैरियट सब्जी से भरी टोकरी को वहाँ पर लाने के लिए जाता है, तो वापस आते समय चैरियट रोड पर तेजी से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस औरत की सारी सब्जी खराब हो जाती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस्र की राजकुमारी नेफॉर है, जिनकी मम्मी की तलाश आर्कियोलॉजिस्ट सिल्वेस्टर कर रहा है। लेकिन चैरियट राजकुमारी को नहीं पहचानता था और राजकुमारी चैरियट पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैरियट उस औरत को उसकी सब्जी की टोकरी दे देता है, क्योंकि राजकुमारी से टकराने के दौरान औरत की सब्जियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अगले सीन में राजकुमारी नेफॉर को देखते हैं, जो सभी से छुपकर राजमहल के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। वो अक्सर चुपके से इंसानों की दुनिया में चली जाती थी, जबकि मम्मीज इसको इंसानों की दुनिया में जाना सख्त माना था। अब राजकुमारी नेफॉर जब महल के अंदर आई तो सभी राजकुमारी नेफॉर का स्वागत करते हैं। राजकुमारी महल के अंदर गाना गा रही थी, क्योंकि उसे गाना गाना बहुत पसंद था और सभी से छुपकर इंसानों की दुनिया में भी इसीलिए जाती थी ताकि म्यूजिक को एंजॉय कर सके और एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन सके। राजकुमारी नेफॉर की मॉम उसे समझाती है कि यहाँ के नियम के मुताबिक किसी को गाना गाने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर राजकुमारी नेफॉर के डैड भी आ जाते हैं, जो सभी को बताते हैं कि राजकुमारी नेफॉर फिनिक्स बर्ड के नेतृत्व में अपने पति को चुनेगी। राजकुमारी नेफॉर ये सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो राजा को बताती है और कहती है कि मैं किसी बर्ड को यह तय नहीं करने दूंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। इसके बाद राजकुमारी नाराज हो जाती है, तो इस पर राजा राजकुमारी नेफॉर को समझाते हैं कि ये कोई मामूली पक्षी नहीं बल्कि होली फीनिक्स पक्षी है। राजकुमारी के लाख मना करने के बावजूद भी राजा अपना फैसला नहीं बदलते और आखिरकार राजकुमारी नेफॉर को अपने डैड की बात माननी पड़ती है। अगले दिन सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर मिस्र के जादूगर अपने जादुई पावर की मदद से स्टार गेट को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर से फीनिक्स पक्षी बाहर निकलता है और पूरे शहर में उड़कर राजकुमारी नेफॉर के लिए एक वर की तलाश करने लगता है। इसके बाद हम एड को देखते हैं, जो अपने पैट क्रोकोडाइल के साथ बूमरैंग से खेल रहा था।
लेकिन इस दौरान उसका बूमरैंग सीधे जाकर फीनिक्स पक्षी को लगता है, जिससे फीनिक्स पक्षी घायल होकर चेरियट के घर में गिर जाता है और सभी को लगता है कि फीनिक्स पक्षी ने राजकुमारी के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। इसलिए राजा के 2 सैनिक चेरियट के घर जाते हैं और उसे पकड़कर राजमहल में ले आते हैं। राजा चेरियट को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि इससे पहले चेरियट राजा के लिए रेस किया करता था। अब जादूगर चेरियट को बताता है कि तुम्हें देवी ने चुना है, इसलिए तुम्हें 7 दिनों के अंदर राजकुमारी नेफॉर से शादी करनी होगी। फिर जब राजकुमारी ने उसको देखा तो वो उसे पहचान जाता है। इससे पहले राजकुमारी नेफॉर रोड पर आई थी और चेरियट शादी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमार नेफॉर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन जब शाही जादूगर चेरियट को बताते हैं कि यदि तुमने शादी करने से मना किया तो तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएगी, तो चेरियट ये सुनकर डर जाता है और राजकुमारी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। शादी की मंजूरी मिलते ही वो उसे अंगूठी देता है और उसे कहता है कि शादी तक इसे संभाल कर रखना, अगर यह अंगूठी कहीं खो गई तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ही जाएगी। शादी के तय होते ही राजा काफी खुश होते हैं और राजकुमारी को चेरियट के साथ बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वह दोनों अकेले में कोई बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। राजकुमारी से बात करने के दौरान जब चेरियट की नजर घड़ी पर जाती है तो वो राजकुमारी से कहता कि अब तक तो रात हो जानी चाहिए थी। चेरियट की बात सुनकर राजकुमारी ऑपरेटर को रात करने का आदेश देती है, जिसके बाद ऑपरेटर जल्दी से नकली सूरज को नीचे खींचकर रात कर देता है और साथ ही आसमान में तारे भी चमका देता है। दरअसल पाताल लोक में अंडरग्राउंड सिटी होने की वजह से आर्टिफिशियल सूरज और चांद की मदद से सिटी में सुबह और रात की जाती थी। आसमान में तारों को देखकर चेरियट और राजकुमारी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले पल वह दोनों एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। चेरियट के घर वापस जाने का टाइम हो जाता है और जब चेरियट अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एड मिलता है। वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो लोग तुम्हें मार ना दें। चेरियट खुशी से उछलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजकुमारी से शादी करने के बाद वो लोग अमीर बन जाएंगे और महल में रहेंगे। लेकिन चेरियट अभी भी दुखी था, क्योंकि उसे किसी भी तरह उस अंगूठी को शादी तक संभाल कर रखना था। इसीलिए एड के साथ उस अंगूठी को सेफ जगह पर रखने के लिए निकल पड़ता है। चेरियट उस अंगूठी को लेकर एक पुरानी टेम्पल में पहुंचता है, जहां टेम्पल के दूसरी तरफ सिल्वेस्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। टेम्पल के अंदर एक सेफ जगह पर अंगूठी रखकर एड के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही सिल्वेस्टर अपने एक छोटे से रोबोट को टेम्पल के अंदर भेजकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और टेम्पल के अंदर मौजूद कीमती चीजों को देखकर बहुत खुश होता है। और सिल्वेस्टर को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से सिल्वेस्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है और अपने रोबोट का कंट्रोलर अपने दोनों असिस्टेंट को दे देता है। लेकिन सिल्वेस्टर के दोनों असिस्टेंट आपस में इस बात को लेकर लड़ने लगता है कि रोबोट को कंट्रोल कौन करेगा, और इस दौरान रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ की सभी कीमती चीजों को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिल्वेस्टर अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन इस दौरान रोबोट को चेरियट की सगाई की अंगूठी मिल जाती है, जिसे देखकर सिल्वेस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने किस्सों कहानियों में अंगूठी के बारे में सुना था। इसके बाद सिल्वेस्टर रोबोट की मदद से उस नायाब अंगूठी को अपने पास लाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस दौरान वो रोबोट अंदर ही फंस जाता है। यह देखकर वो रोबोट की मदद से उस जगह को ब्लास्ट कर देता है। चेरियट को जब इस धमाके की आवाज सुनाई देती है, वो भाग के टेम्पल के अंदर आता है जहां उसने अंगूठी छिपाई थी, लेकिन अंदर आकर चेरियट देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो पूरी तरह से खाली है, जिसके अंदर उसने अंगूठी रखी थी। चेरियट ये देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द उसे अंगूठी नहीं मिली तो सजा के तौर पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएगी और उसकी जुबान काट ली जाएगी। चेरियट को एक गुफा मिलती है, जिसे देखकर चेरियट समझ जाता है कि ये आम इंसानों का काम है जो मम्मी को लूटने का काम करते हैं, और उन्हीं लोगों ने उसके अंगूठी भी चुराई है। इसके बाद ना चाहते हुए भी एड के साथ इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो किंग उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। एड इंसानों की दुनिया में जाने के लिए काफी ज्यादा खुश था। दोनों एक साथ इंसानों की दुनिया की तरफ निकल पड़ता है, और जब वो दोनों इंसानों की दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड में आते हैं तो रेगिस्तान के बीच में गाड़ियों को देखकर हैरान होते हैं। दरअसल वो लोग कोई और नहीं बल्कि खोजी 10 ग्रुप मेंबर थे, जिनकी मदद से सिल्वेस्टर कीमती चीजों को शहर भेज रहा था। चेरियट सिल्वेस्टर के हाथों में अपनी अंगूठी को देख लेता है, जिसे सिल्वेस्टर एक बॉक्स में डालकर गाड़ी में रख देता है। वो उन्हें शहर में मौजूद अपने म्यूजियम में भेज रहा था। अपनी अंगूठी को हासिल करने के लिए चेरियट एड के साथ किसी तरह उस गाड़ी के अंदर छुप जाता है, जिसमें बाकी कीमती चीजों के साथ उसकी अंगूठी को शहर भेजा जा रहा था। चेरियट गाड़ी के अंदर रखे बॉक्स में अपने अंगूठी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई आ रहा है, और एड के साथ बॉक्स में छिप जाता है। इसके बाद वर्कर्स उस बस को एक शिप पर ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ बच्चे एरिया को ढूंढते हुए राजकुमारी नेफॉर भी आ जाती है। चेरियट राजकुमारी को वहाँ देखकर हैरान था, लेकिन जब राजकुमारी उनको देखती है तो उन्हें लगता है कि चेरियट शादी के डर से भाग रहा है। एड राजकुमारी को बताता है कि चेरियट शादी के डर से नहीं भाग रहा, बल्कि खोई हुई अंगूठी को ढूंढ रहा है।
अब वो तीनों उस जगह पर फंस चुके थे। चेरियट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग तब शिप के अंदर ही रहने का डिसाइड करते हैं। जब तक शिप मंजिल तक नहीं पहुंचती, अब वो लोग शिप के साथ इजिप्ट से दूसरे देश रोम में पहुंच जाते हैं। रोम पहुंचने के बाद यह लोग गन से बचकर बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान चेरियट सिल्वेस्टर को देख लेता है, जो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा था। उसकी मॉम उसे मिलने के लिए थिएटर में बुलाती है, जिसके बाद सिल्वेस्टर थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस दौरान चेरियट भी एड नेफॉर के साथ में छुप गया था और वो लोग सिल्वेस्टर के साथ ही थिएटर तक पहुंच जाते हैं। थिएटर के बाहर कुछ फोटोग्राफर चेरियट और उसके साथियों की फोटो लेने लगता है, लेकिन जब वो अपने कैमरे में इनका असली रूप देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो यह लोग आम इंसानों की तरह दिख रहे थे, लेकिन कैमरे के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ में वह अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद फोटोग्राफर अपना कैमरा वहीं छोड़कर वहां से भागने लगता है। इसके बाद ये लोग फोटोग्राफर के कैमरे को हथियार समझकर अपने पास रख लेते हैं और थिएटर के अंदर आ जाते हैं। जब कुछ लोग इन्हें अंदर जान से रोकते हैं तो ये उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कैमरा कोई हथियार है। इसके बाद वो सभी सिल्वेस्टर के पास जाते हैं ताकि उससे अपने अंगूठी वापस ले सके, लेकिन रास्ते में उन्हें थिएटर शो का ऑर्गेनाइजर मिल जाता है, जो इन्हें एक्टर समझकर शो करने के लिए ले जाता है। शो के दौरान राजकुमारी नेफॉर काफी ज्यादा एंजॉय करती है और एक खूबसूरत सा गाना भी गाती है, जिससे वहाँ बैठा एक म्यूजिक डायरेक्टर काफी खुश होता है। शो के दौरान किसी तरह ये लोग अंगूठी को हासिल करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब सिल्वेस्टर को पता चल गया था कि राजकुमारी नेफॉर कोई रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक मम्मी है, इसलिए इनका पीछा करने लगता है। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है, लेकिन ये उसे नहीं चला नहीं पाते, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी कार को ड्राइव नहीं किया था। अब यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर भी आ जाता है, जो काफी इम्प्रेस हुआ था। वह इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चेरियट से मना कर देता है, लेकिन राजकुमारी के कहने पर उसकी बात मान जाता है और सभी लोग म्यूजिक डायरेक्टर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में म्यूजिक डायरेक्टर राजकुमारी नेफॉर से कहता है कि क्या मेरे लिए गाना गाओगी, तो चेरियट उसे कहता है कि नहीं, हमारे पास बहुत काम है। सभी लोग गाड़ी से उतरकर जाने लगते हैं, लेकिन जान से पहले वो म्यूजिक डायरेक्टर अपना कार्ड देकर जाता है। चेरियट को इस बात पर काफी गुस्सा आता है, तो नेफॉर चेरियट से कहती है कि तुम मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से क्यों नहीं जीने देते। अब राजकुमारी नेफॉर और चेरियट आपस में झगड़ने लगते हैं, तो एड उन दोनों को शांत करता है और नेफॉर को सारी सच्चाई बता देता है कि चेरियट को फीनिक्स ने नहीं चुना, बल्कि वो तो गलती से बूमरैंग जाकर उसे भटका गया था, जिसकी वजह से फीनिक्स चेरियट के घर जा गिरा था। यह सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और एड को गले से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एक दूसरे के साथ और नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद सभी घर जाने की सोचते हैं, तो उन्हें पता चला है कि अंगूठी नकली है। अब बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद इन्हें म्यूजिक डायरेक्टर की याद आती है और सभी रात गुजारने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के घर चले जाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर उनको अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। वो लोग रात म्यूजिक डायरेक्टर के घर पर ही बिताते हैं, लेकिन रात में नेफॉर के खर्राटे की वजह से चेरियट को नींद नहीं आई और एड के क्रोकोडाइल पैट से नेफॉर की काफी तारीफ करता है, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगा था। इधर सिल्वेस्टर को पता चल गया था कि धरती के नीचे पाताल लोक में जिंदा मम्मी एक अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर नेफॉर को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, जिसमें नेफॉर तुरंत राजी हो जाती है, लेकिन चेरियट को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि राजकुमारी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करें, इसलिए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। जिसमें नेफॉर कहती है कि मैंने जीवन भर सिंगर बनने के लिए काफी संघर्ष किया है और अब मुझे जब गाना गाने का मौका मिल रहा है तो मैं इसे गवाना नहीं चाहती। यह बात सुनकर चेरियट इमोशन हो जाता है और नेफॉर को गाना गाने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद नेफॉर एक प्यारा सा गाना गाती है, जिससे कुछ दिनों में पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। वहीं उसके गाने की वजह से सिल्वेस्टर को उनके लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग चुपके से आते हैं और नेफॉर को बेहोश करके उसे वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। चेरियट उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। म्यूजिक डायरेक्टर चेरियट को बताता है कि ये वैन एक म्यूजियम की है, तो चेरियट बिना कुछ सोचे समझे नेफॉर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। राजकुमारी नेफॉर की जब आंखें खोलती है तो खुद को सिल्वेस्टर की म्यूजियम में पाती है, जहाँ पर सिल्वेस्टर भी आ जाता है, जो राजकुमारी नेफॉर को सूरज की रोशनी में टॉर्चर करता है और अब वो लोगों को अपने म्यूजियम में जिंदा मम्मी यानी कि राजकुमारी नेफॉर को दिखाकर पैसे कमाना चाहता था। चेरियट नेफॉर को देखता है तो उसके पास जाता है कि तभी वहाँ पर सिल्वेस्टर आ जाता है, जो उन दोनों को अंदर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चेरियट उन पर हमला कर देता है। यह देखकर सिल्वेस्टर उन दोनों को बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शूट कर देता है। इसके बाद हम एड के पेट बेबी क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो एड को उदास देखकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। अब म्यूजिक डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ती है और एड और उसके पैट को लेकर के म्यूजियम में जाता है। अब म्यूजिक डायरेक्टर और वेड अपने क्रोकोडाइल पैट के साथ सिटी के सबसे बड़े म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है और जब सिल्वेस्टर अपने दोनों असिस्टेंट के साथ कुछ खाने के लिए वहां से चले जाते हैं, तो मौका मिलते ही नेफॉर और चेरियट को आजाद कर लेते हैं। लेकिन अब सिल्वेस्टर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो तेजी से भागते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने राजकुमारी नेफॉर को रखा था, लेकिन अब वह लोग वहाँ से निकाल चुके थे। वो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों अभी भी बेहोशी की हालात में थे, इसलिए बहकी हुई बातें कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं।
अब वेड को चेरियट की अंगूठी दिख जाती है, जिसके बाद उस अंगूठी को लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है चेरियट और नेफॉर सिल्वेस्टर के स्टैचू के सामने जाकर उसे उसके म्यूजियम को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। वेड जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब उन्हें असली सिल्वेस्टर भी दिख जाता है, जिससे वे दोनों होश में आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बीच में फंस जाते हैं। सिल्वेस्टर जैसे ही उन्हें बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शूट करता है, तभी दरवाजा खोलकर वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है और इंजेक्शन उसे लग जाता है और मौका पाकर उसे लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें म्यूजियम के बाहर एक बस मिलती है, जिसे लेकर वो वहाँ से भागने लगता है। सिल्वेस्टर उनका पीछा करने लग जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर को होश आ जाता है और जब वो से उससे इजिप्ट के लिए पूछते हैं तो वो ने इजिप्शियन के बारे में बताता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ नेफॉर अपने गाने की एल्बम को देखकर इमोशनल हो जाती है, तो चेरियट उसे समझाता है और इसके बाद वे लोग इजिप्ट जाने के लिए एक बार फिर लगेज रूम में छुप जाते हैं और वापस जाते हुए म्यूजिक डायरेक्टर को अलविदा कहते हुए वहाँ से निकाल जाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर उनके वापस जाने पर काफी इमोशनल हो जाता है। वही वापस जाते हुए नेफॉर चेरियट से पूछती है कि म्यूजियम से भागते हुए उसने बस क्यों नहीं चलाई, तो चेरियट उसको बताता है कि जब से उसने अपनी आखिरी रेस की है तब से उसे ड्राइव करने से डर लगता है। नेफॉर चेरियट को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप हमारी सोच से भी ज्यादा बहादुर है। दरअसल नेफॉर चेरियट को पसंद करने लगी थी। अब सिल्वेस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो प्लेन में इजिप्ट जा रहे होते हैं। आगे पहुंचने के बाद नेफॉर और चेरियट एक दूसरे से बिछड़ते हुए काफी दुखी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दूसरे से बिछड़ने के बाद वे दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। वहीं सिल्वेस्टर बड़ी बड़ी मशीन लेकर जिंदा मम्मी के शहर आ जाता है, जिसे देखकर सैनिक भागते हुए राजा के पास आते हैं और सिल्वेस्टर के बारे में बताते हैं। और इससे पहले कि सैनिक सिल्वेस्टर को रोक पाते, सिल्वेस्टर राजा के पास आ जाता है और जैसे ही राजा को मारने के लिए अपनी मशीन उठाता है, वहाँ पर राजकुमारी नेफॉर आ जाती है, जो सिल्वेस्टर पर हमला कर देती है। वही एड को सिल्वेस्टर के बारे में बताता है तो वो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो चेरियट को समझाता है कि राजकुमारी नेफॉर को उसकी जरूरत है, वो वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाता है। वही दूसरी तरफ सिल्वेस्टर राजा को पढ़कर वहाँ से जान लगता है और राजकुमारी नेफॉर उसका पीछा करती है और राजा को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी सिल्वेस्टर राजा को नहीं छोड़ता और जिससे और राजकुमारी नेफॉर को कैद करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर चेरियट आ जाता है, जो राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर राजा को बचाने के लिए सिल्वेस्टर के पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ते में चेरियट को एक बार फिर से रेस के दौरान हुई दुर्घटना याद आने लगती है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन एड उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद चेरियट पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और टांगे का एक पहिया निकल जाने के बावजूद भी सिल्वेस्टर की मशीन पर पहुंच जाता है। मशीन पर जाने के बाद सिल्वेस्टर और चेरियट के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन फाइट के दौरान सिल्वेस्टर की गाड़ी खाई में जाने वाली होती है, जिसे देखकर चेरियट राजकुमारी की जान बचाने के लिए उन्हें धोखा देकर नीचे गिरा देता है और सिल्वेस्टर के साथ खाई में चला जाता है। राजकुमारी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मर गया और वो बार बार चेरियट को पुकारती है, लेकिन तभी उनकी नजर एक चट्टान पर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि चेरियट अभी भी जिंदा था। यह देखकर राजकुमारी नेफॉर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद चेरियट और राजकुमारी की शादी हो जाती है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं और मम्मी सिटीज में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी देख सकते हैं।